भाई कुछ दिखाओ उसे नहीं कि यार। ऑडियो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? ठीक है? यस सर। यस सर। चलिए, क्लास शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप सभी लोग अपने अपने माइक बटन को म्यूट कर लीजिए। धन्यवाद। तो पिछली बार जब हम लोग क्लास में मिले थे तो हम लोग एक चैप्टर पढ़े थे जिसका नाम था वह चिड़िया जो। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है बचपन। प्रियांशु यादव। और बचपन जो कि कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा हुआ है, एक संस्मरण है। आप लोगों के मन में यह प्रश्न उठता होगा कि संस्मरण क्या होता है। संस्मरण का मतलब होता है यादाश्त, स्मरण मतलब होता है याद करना। तो बीती हुई घटनाओं को लेखनीबद्ध करना ये संस्मरण कहलाता है। ठीक है, आइए अब कुछ इस अध्याय के लेखिका के बारे में बात कर लेते हैं जिनका नाम है कृष्णा सोबती। सर थोड़ा म्यूट कर दीजिए। इस अध्याय की जो लेखिका है कृष्णा सोबती, उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर ली जाए। यह शीर्षक जो आप ऊपर लिखा हुआ पढ़ रहे हैं बचपन, इसकी लेखिका है कृष्णा सोबती और ये इस विधा का नाम है संस्मरण। मतलब यादों को, जो बीती हुई यादें हैं उनको लेखनीबद्ध करना ही संस्मरण कहा जाए, या पूर्व में घटी हुई घटनाओं को याद करके लेखनबद्ध करना ही संस्मरण होता है। तो चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं। बचपन, मैं इसका वाचन कर रहा हूं, आप सभी लोग अपनी अपनी
शुरू करें शुरू से? शुरू से नहीं, 5 मिनट 2-3 मिनट पहले। चलिए। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे आज भी याद है। लेखा कहना चाहती थी कि कुछ ऐसे वस्त्र भी लेखा के पास थे जो उनको अब तक याद है। जैसे हमारे पास कुछ ऐसे भी कपड़े होते हैं जिनको हम बहुत पसंद करते हैं। आमतौर पे जब हम कहीं जाते हैं किसी समारोह आदि में तो उन्हीं को पहनना पसंद करते हैं। लेखिका भी अपनी उन्हीं यादों को हमसे साझा करती हुई कह रही हैं कि मुझे अपने बचपन के कुछ फ्रॉक तो आज भी याद है। जैसे गोल गले वाला फ्रॉक, वो ग्रे स्लेटी फ्रॉक इत्यादि तरह के कपड़ों के बारे में उन्होंने चर्चा की है। अगले पृष्ठ पे चलते हैं। मुझे अपने मोजे में स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। जैसे कि आज के परिवेश में हमारे सभी पहने हुए कपड़े लॉन्ड्री में जाते हैं, दूसरों के द्वारा धुले जाते हैं, लेकिन आज से कुछ वर्षों पहले अगर चला जाए तो लेखिका उसकी चर्चा करते हुए कह रही हैं कि हमारे समय में जो कपड़े थे वो खुद धोने पड़ते थे, खास तौर पे पैरों में पहने हुए मोजे, और वो किसी नौकर या नौकरानी को धुलने के लिए देना नहीं था। इसके लिए परिवार के सदस्यों द्वारा पूर्णतः वर्जित किया गया था कि आपको अपने वस्त्र खुद धुलने पड़ेंगे। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करते, चमकाते, और जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। आज भी जब छुट्टियां होती है तो हम क्या करते हैं? अपने बचे हुए काम को करते हैं, जो काम पेंडिंग होता है उसको पूरा करते हैं। पहले भी ऐसा ही होता था। जब ये लेखिका अपने छात्र जीवन में थी तो उसको साझा करते हुए कह रही हैं कि जिस दिन इतवार होता था तो हम लोगों का पूरा दिन कपड़ों की साफ सफाई, जूतों की पॉलिश करने में बीत जाया करता था। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नए नए किस्म के शूज आ चुके हैं। कहना होगा कि पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। देखिए लेखिका कितनी गंभीर बातें कह रही हैं। शुरू में हम लोग के टाइम भी मुझे अभी भी याद है कि जूते या चप्पल इतने कड़े हुआ करते थे कि पैरों में पहनने पर पैर छिल जाते थे। तो जब पैर छिल जाते हैं तो उनकी दवाई भी करानी पड़ेगी। हालांकि आज की स्थिति ठीक उसके विपरीत है। आजकल आरामदेह जूते हैं, तरह तरह के फैशनेबल जूते हैं, कोमल जूते आ गए हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। लेखिका ये कहना चाहती थी कि उसके समय में जो जूते थे वो इतने कठोर होते थे कि उसको पहनने पर लेखिका के पैरों में छाले पड़ जाते थे, और जूते पहनने के साथ ही उन छालों की इलाज करने की आवश्यकता भी पड़ जाती थी। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो अर्थ। मितली का अर्थ है उल्टी। उल्टी जिसको आप लोग इंग्लिश में वॉमिटिंग कहते हैं। आगे देखिए। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। लेखिका का यह मानना था कि परिवार वालों के द्वारा जो कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल,
सप्ताह के हर शनिवार को पिलाया जाता था। अगर वो न भी पिलाया जाता तो उन्हें कोई विशेष दिक्कत इससे होने वाली नहीं थी, उन्हें के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं था। अगर वो न भी पीते तो वो स्वस्थ रहते। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहां तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई हैं। देखिए, लेखा कर रही है कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि बचपन के जो शौक थे, जो रुचियां थी, जो इंटरेस्ट थे, वो कितने अलग हो चुके हैं। आज के समय में आपके हाथों में स्मार्टफोन, एंड्रॉयड मोबाइल आ चुकी है, लेकिन पहले के दौर में ऐसा नहीं था। आज के समय में आपको खाने के लिए तरह तरह के ड्राई फ्रूट्स और पकवान हो चुके हैं, लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं था। आज के समय में आपको पहनने के लिए रंग बिरंगे पोशाक और तरह तरह के परिधान आ चुके हैं, लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं था। आज के समय में आपको घूमने के लिए अनेकों टूरिस्ट प्लेसेस हैं, लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था, लेकिन संसाधनों के अभाव के चलते बच्चे उन स्थानों पे जा नहीं पाते थे। याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई, कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गया, सहतूतों और फालसों और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं, लेमिनेटेड विमटो मिलती थी। लेखिका कह रही हैं कि जो हमारे समय में पकवान हुआ करते थे, उनका अब अपग्रेड वर्जन आ चुका है। जो उनके समय में समोसे मिलते थे, अब वो पेस्ट्री बन चुके हैं। जो हम उनके समय में शरबत हुआ करते थे, अब वो कोल्ड ड्रिंक्स में बदल चुके हैं। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती है। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला माल से ब्राउन ब्रेड लाने की। लेखिका कह रही है कि जो बच्चे शिमला के रहने वाले होंगे, उनको वहां के विशेष जो रेस्टोरेंट है, उनमें मिलने वाले जो विशेष व्यंजन है, जैसे वेंगर्स और कर मुंह में। लेखिका इन विशेष प्रकार के मिलने वाले व्यंजनों के बारे में चर्चा कर रही हैं कि ये अपने समय के सबसे लजीज व्यंजन हुआ करते थे। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया तो तब भी थी और अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में मेरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार,
चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। लेखिका ने इस पैराग्राफ में प्राचीन समय में या उसके समय मिलने वाले दो चीजों के बारे में चर्चा किया है, एक अनार दाना चूरन का और दूसरा चना जोर गरम का। लेखिका कहती है कि अनार दाना आज भी देखने को मिलता है बाजारों में कहीं कहीं, लेकिन उसका जो कलेवर है, उसका जो पैकिंग मेथड है वो बदल चुका है। और लेखिका के समय में जो कागज में बांधकर जो मिलता था वो आज भी वही रूप, उसी रूप में हमको देखने को मिलता है। जैसे कि आप लोग को मैं इस कागज के माध्यम से दिखाकर बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इस तरह की कुछ आकृति बनी होती, आप लोगों को स्पष्ट दिख रहा होगा। इस तरह कुछ आकृति बनी होती है जिसमें चने वाला चना भर देता है, 10, 5, 20 जो भी उसकी कीमत होती है वो आपसे ले लेता है और आप लेकर मजे से उसे खाते हैं। ठीक है। और जिस गाने की चर्चा की गई है उस गाने को अगर आप खोजना चाहें तो ढूंढ सकते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूं, ये गाना क्रांति फिल्म की है, पुरानी फिल्म क्रांति, जिसमें जो हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर आधारित थी, उसी पर ये फिल्म बनाई गई थी। उसी में क्रांतिकारियों को छुड़ाने के लिए जब कुछ क्रांतिकारी भेष बदलकर जाते हैं तो वो चना बेचने वाले का अभिनय करके अंग्रेजों द्वारा बनाए गए उस कारागार में घुस जाते हैं और ये गाना गाते हैं। मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दे रहा हूं। आगे देखिए, कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, कुछ गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती, एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक ही खास लय रफ्तार थी। लेखक कह रहे हैं खरीदने के बाद बच्चे गिरजा मैदान जो है वहां पे घूम घूम को इसको खाते थे। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आने वाला जो जिला है शिमला, वह एक पहाड़ी भूभाग है और पहाड़ों पर समतल मैदान नहीं होते हैं जहां पर आसानी से रेल, बस या अन्य 4 पहिया साधन चलाए जा सके। तो वहां पे यातायात के प्रमुख साधन क्या हैं? घोड़े हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पे गाड़ियां नहीं चलती, वहां पे चलती हैं, लेकिन जो दुर्गम स्थान है जहां पे ट्रेन नहीं जा सकती है, बस नहीं जा सकते हैं, 4 व्हीलर नहीं जा सकती है, वहां पे घोड़ों का प्रयोग किया जाता है। तो कृष्णा सोबती ने अपने संस्मरण में इसका जिक्र किया है कि हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में रहने वाला हर बच्चा कभी न कभी घुड़सवारी किया होगा, क्योंकि जब उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना होता होगा, दूरी तय करनी होती होगी, तो वो घोड़ों का ही प्रयोग करता होगा। आगे देखते हैं, अगले पन्ने पे देखिए। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्टपुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। लेकिन लेखिका कह रही हैं कि वो घोड़ों की सवारी को कुछ कमतर करके समझती थी, लेकिन उनके ननिहाल में जो घोड़े थे वो हष्टपुष्ट थे। लेखिका कह रही है कि मैं इस बात को यहीं पे रोकती हूं और आगे बढ़ती हूं। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उसकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। लेखा कर रही है कि ऊंची पहाड़ी पर चर्च हुआ करता था और उस चर्च में शाम के समय जब घंटियां बजती थी तो वो घंटी की आवाज पूरे इलाके में सुनने को मिलती थी। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही है। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के क्या कहने, स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। लेखिका का जो घर था एक ऊंचे स्थान पर था और रात जब होती है और जब आप किसी ऊंचे स्थान पर ठहरते हैं और वहां से नीचे देखते हैं
तो आपको नीचे की हर आकृति एक अलग रूप में दिखाई देती है। अलग रूप में दिखाई क्यों देती है? क्योंकि वहां जो लाइट जलती है, जो बिजली का प्रकाश आता है, उसको एक अलग ही रूप में दिखाना वो शुरू कर देता है। सर बुला लो। वो एक अलग रूप में देखने को मिलता है। किसी कुछ पूछना है अब तक? अगर आपको पूछना है तो आप अपने माइक बटन को अनम्यूट करें और अपना हाथ ऊपर उठाएं। आयुष सिंह, शिवांगी सिंह, अगर आपको कुछ पूछना हो तो अपना प्लीज हाथ उठाएं। चलिए, सर्वर स्किंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां उस समय खड़ी, छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूरी पर बनी सुरंगें। जब आप किसी पहाड़ी इलाके में जाएंगे, ट्रेन से यात्रा करेंगे, तो आपको सुरंगें अधिक मिलेंगी। वो क्यों? क्योंकि ट्रेन अगर मैदानी भाग में चलती है तो उसको चलने के लिए समतल मैदान मिलता है, लेकिन जब वो ट्रेन किसी पहाड़ी भाग से गुजरती है, रेलवे लाइन गुजरती है, तो हर जगह समतल तो होगा नहीं, कहीं पे पहाड़ों को काट कर रेलवे लाइन बिछाई जाती है। तो इसीलिए पहाड़ों में ज्यादातर जो रेलवे पटरियां होती हैं वो सुरंगों से होकर गुजरती हैं। आगे देखिए, पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती, उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो, और वह गायब। उनकी स्पीड इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। वहां आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। आज भी अगर आपके घर के आसपास आसमान में अगर जहाज उड़ती हुई जाती है, गुजरती है, तो आप उसे देखने के लिए अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं। क्योंकि जिन शहरों में एयरपोर्ट होते हैं, वहां पे जो जहाजें गुजरती हैं वो कुछ ज्यादा ही अस्पष्ट दिखाई देती हैं। क्यों? क्योंकि दूरी वहां पे कम होती है। तो लेखिका कह रही है कि दिल्ली में भी बच्चे आवाजें जब उभरती थी तो अपने अपने घरों से बाहर निकलते थे देखने के लिए, और क्या देखते थे कि एक बड़ा पक्षी अपना पंख फैलाए आकाश में उड़ रहा है, और देखते देखते वो क्या हो जाता था? गायब हो जाता था। इसके बाद एक चीज और याद है लेखिका को, वह दुकान जहां पे लेखिका ने पहली बार अपना चश्मा बनाया था, लेकिन वह दुकान किसकी थी? अंग्रेजों की थी। इस बात से एक चीज समझ में यह आती है कि यह रचना उस समय की है जब अंग्रेजों के गुलाम हमारा देश था, हम अंग्रेजों के अधीन थे। शुरू में चश्मा पहनना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है?
इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। जो मुझे मिलता, लेखा कहती है कि जो मुझे मिलता और मुझे चश्मा लगाए देखता था तो मुझसे यही कहता था कि इस उम्र में तुमको ऐनक कैसे लग गया, तुम खाने पीने के ध्यान नहीं दे रही हो, तुम दूध पिया करो। लेखा कह रहे कि मैं भी उस समय बच्ची थी और डॉक्टर ने जो मुझे कहा था कि कुछ दिन बाद यह चश्मा उतर जाएगा, मैं उसी बात को उनसे कह देती थी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूं। जिस दिन जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैं चश्मा लगाया तो मेरे एक भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। लेखिका को यह विश्वास था कि समय के साथ उनका चश्मा उतर जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन इसके लिए लेखिका जो है वो डॉक्टर को जिम्मेदार नहीं मान रही है, वह स्वयं को जिम्मेदार मान रही है। जिम्मेदार क्यों मान रही है कि वो अगर आप उचित प्रकाश में पढ़ेंगे तो आंखों पे प्रभाव कम पड़ता है या न के बराबर पड़ता है, लेकिन आप कम रोशनी में पढ़ेंगे तो आपकी आंखों को देखने के लिए, अक्षरों को पहचानने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना पड़ता है, जिसके चक्कर में आंखों की रोशनी प्रभावित होती है। लेखिका कह रही है कि मेरे आंखों से चश्मा तो नहीं उतरा, उसके जिम्मेदार वो डॉक्टर नहीं, मैं स्वयं हूं। हाँ, नंबर जो है चश्मे का वह कम अवश्य होता रहा। लेखिका उस समय की बात को याद करती है जब उनका छोटा भाई, जब वो पहली बार चश्मा लगा रही थी तो उन्हें चिढ़ाते हुए क्या बोलता है, देखो देखो कैसी दिखती है। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। देखिए कितनी बड़ी अच्छी बातें यहाँ पे लेखिका के छोटे भाई द्वारा कही गई है। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। आप भी एक दूसरे खिंचाई करते होंगे अपने घर में, अपने छोटे भाइयों की या बहनों की या मित्रों की खिंचाई करते हैं। तो लेखिका का जो छोटा भाई था वह भी खिंचाई करते हुए लेखिका से क्या कह रहा है कि दूर की देखने के लिए चश्मा तो लगा ली है, लेकिन चश्मा लगा के इनका चेहरा कैसा बन गया है, लंगूर जैसा बन गया है। मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। लेखिका कह रही थी कि यह सुनकर मुझे गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन मेरे भाई के द्वारा जो शेर बनाया गया था, जो कविता बनाई गई थी, वो कविता मुझे अत्यंत अच्छी लगी। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। लेखिका कहती कि जब मैं बचपन में चश्मा लगाती थी तो अजीब लगता था, लेकिन अब इतने दिनों से मैं लगा रही हूं कि अब चेहरे के साथ इसका एक संबंध बन गया है, और जब कभी चश्मा उतार देती हूं तो ऐसा लगता है कि मेरा चेहरा सूना हो गया है, मतलब अब मैं चश्मे के बिना अधूरी लगती हूं। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सुभीते वाली हिमाचली टोपी। आमतौर पे महिलाएं क्या करती हैं, सर को ढकने के लिए दुपट्टा लगाती हैं, घूंघट करती हैं। लेखा करें कि अब दुपट्टे की जगह मैंने क्या किया, जो हिमाचली टोपियां आती हैं मैं उसको सर पे लगा देती हूँ।
मेरे पास अनेक रंगों की टोपियां जमा है और मैं उनको पहनकर टहलने के लिए निकल जाती हूँ। तो इसको एक बार आप फिर से पढ़ लीजिएगा। अब इसकी जो अभ्यास कार्य है हम उन पे चर्चा कर लेते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, मैं पढ़ के सुना रहा हूं। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? पहला प्रश्न है, लेखिका